So very good morning students. Today we will start the next new topic, that is Ohm's law, one of the most important law. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इस ओम्स लॉ का बड़ा ज्यादा एनरोलमेंट है. ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो देखो यहाँ पे ओम्स लॉ की चीज होती है. हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करते हैं. तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, that is directly proportional to the applied voltage in that conductor. इसका मतलब क्या होगा? अगर हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे तो उसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, दिस वन इज द कंडक्टर, ठीक है, और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल डिपेंड्स अपॉन दैट वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में वो डिपेंड करेगा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा करता हूं तो करंट का अमाउंट भी क्या होगा, इसमें ज्यादा फ्लो करेगा. और तो और अगर मैं करंट वोल्टेज को कम कर देता हूं या पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देता हूं तो इसमें करंट भी है वो कम फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड the physical condition like temperature must remain constant. अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशंस होती है तो देयर इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन. ठीक है, तो उसका वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन जरूर याद रखिए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, द टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा सेटअप करते जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल हमारे पास करंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगी, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन स्टेटमेंट जो इसमें दी थी, स्टेटमेंट क्या बोला था कि जो करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ वोल्टेज. तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, here when we remove this constant proportionality, constant sign has to be removed. ठीक है, तो यहां से हम एक कांस्टेंट साइन अप्लाई कर देते हैं, दैट इज r, where r is called the constant proportionality and called as the r को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस. क्या बोला जाएगा इसको, रेजिस्टेंस. किसका रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. क्या बोला था इसने कि अगर हम फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेटअप करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हमारे पास करंट को फ्लो करेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, तो करंट भी क्या होगा, जीरो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो करंट का अमाउंट भी मान लेते हैं कितना, 1 एंपियर के बराबर होगा. करंट को अगर वोल्टेज को और बढ़ाता हूं, 2 वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट भी क्या होगा, 2 एंपियर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारे पास करंट जो है वो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन इज लाइक दिस. ठीक है, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट विल बी इक्वल टू Ri. ठीक है, वेयर R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर. जो वायर हमने अंडर कंसीडरेशन रखी हुई है, जिस वायर के ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वायर का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा, R. ठीक है, which is the constant one. अगर मैं छोटी सी वायर ली है, मान लो ये मेरे पास वायर है, इसको मैंने अंडर कंसीडरेशन रखा हुआ है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो थोड़ा वेरी करेगा. ठीक है, क्योंकि बाकी कंडीशन तो मैंने प्रोवाइडेड सेम रखी हुई है. तो दैट्स व्हाई इट इज कैन एज V is equal to Ri. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द ओम्स लॉ. अब इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन देख लेते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन के लिए हम इस तरह से कुछ सेटअप तैयार करते हैं. देखो यहाँ पे दिस वन इज कॉल्ड द बैटरी. ये सिंबल जो होता है वर्टिकल लाइन एक लार्जर और एक स्मॉलर, ये रिप्रेजेंट करती है सेल को. इसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, एक सेल जब सेल का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो उसको हम इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोला जाता है. ठीक है, तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस जो वायर का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वायर के अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ हम इसको कनेक्ट किया हुआ है. तो साथ में इस वायर में मैंने वोल्टमीटर लगाया हुआ है. वोल्टमीटर का काम क्या होता है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स. दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल
यानी कि वहां पर मैंने वोल्ट लिया है, बैटरी लिया है प्लस 20 वोल्ट, तो प्लस 20 वोल्ट यहाँ पे होगा तो माइनस 20 वोल्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस 20 टू माइनस 20 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, अगर प्रोवाइडेड इसमें रेजिस्टेंस अब आया तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दो सर्किट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। मान लो या तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वायर है अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R इक्वल टू व्हिच वन इज द कांस्टेंट वन, ठीक है। और इसको वोल्टेज को जब भी हम नोट करने के लिए लगाते हैं इन द सर्किट दैट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। कैसे लगाया जाता है इसको, हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब इसी सर्किट में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है एमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू नोट द वैल्यू ऑफ करंट। किसके लिए यूज किया जाता है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड दिस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। सीरीज का मतलब एक के बाद दूसरा, एक ही लाइन में इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास सिंपल एक लाइन में आ गया, तो एमीटर हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। तो इन कुछ बेसिक चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। वोल्टमीटर की नोटिंग जब भी हम करते हैं तो उसको सर्किट में हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, जबकि एमीटर को हम किस तरीके से लगाएंगे, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द रियोस्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको कंट्रोल करता है। दिस इज वन काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइड होता है, ठीक है, कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइड होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे इसको स्लाइड करवाता हूं, इसके ऊपर अगर इसको देखो तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस उसके हिसाब से क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे करंट का अमाउंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देनी है कि जो ओम्स ने बोला था क्या वो वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये हमने सारा सेटअप यहां पे तैयार कर लिया हुआ है, वोल्टेज लगा दिया, मीटर लगा दिया, इसमें हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा देते हैं। मान लो यहां पे मैं टेबल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, रफ टेबल बना के इसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसके वर्सेस किसके, वोल्टेज वर्सेस करंट के, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस करंट हम टेबल ड्रॉ करते चलेंगे। तो पहले रीडिंग मैंने क्या किया, पहले मैंने वोल्टेज को यहां पे मेरे पास एक ट्यूनिंग डिवाइस होगा मेरे पास, ठीक है, ताकि मैं वोल्टेज को सेटअप कर सकूं यहां से। बाकी सारे पैरामीटर मैंने फिक्स कर दिए, वोल्टेज को मैंने यहां पे रखा, पहले इसको ट्यूनिंग डिवाइस को इसी तरीके से बताइए डिवाइस, ठीक है। यहां पे एक ट्यूनर लगा होता है, तो उस ट्यूनर के हेल्प से मैंने इसको किया वोल्टेज सेट की। मान लो पहले मैंने वोल्टेज सेट की कहां पे, 1 वोल्ट पे सेट की, ठीक है। तो जैसे ही 1 वोल्ट पे मैंने सेट किया तो मैंने यहां पे देखा एमीटर में इसकी रीडिंग चेक की, बाकी सारे पैरामीटर फिक्स कर दिए मैं, बाकी में कोई चेंज नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। तो एमीटर में मैंने देखा कि एमीटर की जो नीडल होगी, ठीक है, ये हमारे पास एमीटर है, इसकी भी नीडल पहले 0 को डिफलेक्ट करेगी, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगी 0 होगी, लेकिन जैसे ही 1 2 3 4 5 6 तो ये 1 एम्पीयर मिली एम्पीयर मान लेते हैं, थोड़ा फॉलो करना होगा। तो ये मिली एम्पीयर में और ये वोल्ट में है, ठीक है, 1 वोल्ट और ये 2 3 4, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 वोल्ट सेट किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप कर दिया मैंने, 1 वोल्ट सेटअप कर दिया। 1 वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट सेटअप किया, तो मैंने एमीटर में जब ऑब्जर्वेशंस की, एमीटर में मैंने देखा तो यहाँ पे इसकी रीडिंग जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 मिली एम्पीयर। कितनी आई, 1 मिली एम्पीयर। अब मैंने दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या किया कि वोल्टेज की वैल्यू को अब मैंने सेट कर दिया कितने के ऊपर, 2 वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया। नीडल जो मैं 2 वोल्टेज के ऊपर ले गया, कैसे, इस नोड को घुमाता हुआ, तो 2 वोल्टेज के ऊपर सेट किया। फिर से मैंने क्या किया, एमीटर को चेक किया। जब मैंने एमीटर को चेक किया तो इसकी नई रीडिंग जो आ रही थी अब 2 एम्पीयर पे पहुंच गई, ठीक है। तो मैंने 2 वोल्ट रखा तो मेरे पास रीडिंग कितनी है, 2 मिली एम्पीयर बन गई। क्लियर हुई बात। उसी तरह से जब मैं रीडिंग फिर से इंक्रीज करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की फिर से मैंने रीडिंग को इंक्रीज किया, 3 वोल्ट रखा तो यहां पे रीडिंग आई मेरे पास 3 मिली एम्पीयर, 4 वोल्ट रखा तो रीडिंग आई मेरे पास 4 मिली एम्पीयर। तो इन दोनों को जब मैंने नोट किया, वोल्टेज वर्सेस एमीटर को जब मैंने नोट किया, इनकी रीडिंग्स को देखा, ठीक है, तो मैंने पाया यहां पे कि जब से मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, देयर इज अ इंक्रीज इन द करंट, जो कि हमारे ओह्म लॉ में भी बोला हुआ था, क्या, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, करंट, ठीक है। कि जैसे जैसे अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा तो करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पे हमने वेरिफिकेशन में कोई वही देखा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आई हमारे पास उसमें मैंने यही देखा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ग्राफ बनता है वोल्टेज वर्सेस करंट, तो ये मेरे पास वोल्टेज की एक्सिस आ जाती है और ये एक्सिस मेरे
ठीक है। जब मैं इनकी नोटिंग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5, मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5, और ये करंट है तो मिली एम्पियर में बदल करेंगे, वोल्टेज है तो इसको वोल्ट में बदल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 मेरे मतलब। तो अब देखो तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, हमें ग्राफ तो पता करना है, इसलिए पीछे ग्राफ कैसा है। जब मैंने 1 वोल्ट रखा तो इसका करंट का अमाउंट भी 1 एम्पीयर है, तो जैसे मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, उसी तरह से 2 वोल्ट रखा 1 2 3 4 5, 2 वोल्ट रखा तो करंट भी मेरे पास कितना आ रहा था, अरे 2 वोल्ट ही आ रहा था, ठीक है। 3 वोल्ट रखा तो करंट कितना आ रहा था 3 मिली एम्पीयर, 4 वोल्ट रखा तो करंट भी कितना आ गया 4 मिली एम्पीयर, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि ये सारे के सारे पॉइंट तो वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इस तरह से एक ही लाइन में ड्रॉ हो रहे हैं, तो दैट मींस द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट, इसका द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट विल बी द लीनियर वन। कैसा होगा, लीनियर होगा ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या ला दिया था, क्या बोला था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड द कंडीशंस लाइक टेंपरेचर मस्ट रिमेन द कांस्टेंट। क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे करंट ग्रो करता है एक्चुअल कंडीशन में तो वहां पे टेंपरेचर इंक्रीज करता चला जाता है। वो टेंपरेचर क्यों इंक्रीज करता है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्या रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। So this one is the graph of the Ohm's law.